नमस्कार, मैं जन्मता शिवम गौतम। अक्सर आपने फिल्मों के बारे में देखा होगा कि कोई एक फिल्म अगर हिट हो जाती है, तो बहुत से निर्माता निर्देशक उसकी रीमेक बनाना शुरू कर देते हैं। कई बार ये हिंदी फिल्मों के ही बारे में होता है और कई बार विदेशी फिल्मों की भी रीमेक बनती है और वो भी सुपर हिट हो जाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हिंदी फिल्मों की या तमिल फिल्मों की रीमेक बनाई जाती है और कई भाषाओं में वो फिल्म पूरी तरीके से सुपर डुपर हिट हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि राजनीति में भी ऐसा ही होता है, राजनीति में भी अगर एक स्क्रिप्ट सुपर डुपर हिट हो जाती है, तो उसी स्क्रिप्ट पर तमाम पार्टियां अलग अलग नायकों को लेकर उस स्क्रिप्ट पर एक तरह से फिल्म बनाते हैं और वो फिल्म भी इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर सुपर डुपर हिट होती रहती है। अब आप कहेंगे कि राजनीति में और ये स्क्रिप्ट रीमेक इसका क्या काम है? बिल्कुल काम है। 1983 में एक नई स्क्रिप्ट पर राजनीतिक फिल्म बनाई गई थी और उसके अभिनेता थे एनटी रामाराव। एनटी रामाराव मार्च 1982 में राजनीति में कूदते हैं, पार्टी की घोषणा करते हैं और जनवरी 1983 आते आते वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यानी आप सोचिए कि एक साल पूरा भी नहीं हो पाया और उनकी स्क्रिप्ट पर जो फिल्म बनी, उस फिल्म में जिस तरीके से उन्होंने अभिनय किया, जिस तरीके से जनता को कन्विंस किया, जनता ने आंध्र प्रदेश की सत्ता उन्हें सौंप दी थी। उसके बाद ये जो स्क्रिप्ट थी वो जगह जगह दोहराई गई और इस स्क्रिप्ट के आधार पर तमाम पार्टियों ने तमाम राज्यों में अपनी सरकारें बनाने में कामयाबी भी हासिल की। बाद में सोशल मीडिया का जमाना आया, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट थी, ये जो आइडिया था, ये फिर भी फेल नहीं हुआ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इसी स्क्रिप्ट के आधार पर 2 बार पूर्ण बहुमत की और बहुत बड़ी विजय प्राप्त करते हुए सरकार बनाई थी। हालांकि पहली बार उनकी स्क्रिप्ट फेल हो गई थी, उन्हें केवल 28 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं ने इसी स्क्रिप्ट के आधार पर कई राज्यों में लगातार सरकारें बनाई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन भी इस बात के लिए प्रसिद्ध थे। अब जो ताजा उदाहरण है वो है तमिलनाडु का। हालांकि यहां जो नई पार्टी बनी है उसको सत्ता तक पहुंचने में 2 साल लगे हैं और यहां उनसे उस तरीके से वो फिल्म या फिर कहें कि मूवी जो है, जो राजनीतिक मूवी है, वो सुपर डुपर हिट तो नहीं हुई है, लेकिन हिट तो हो गई है क्योंकि वो 108 सीटें जीतने में कामयाब हो गए हैं 2 साल के भीतर पार्टी बनाकर और 234 में से 108 सीटें उन्होंने हासिल की हैं। सरकार भी वो बना लेंगे, ये भी लगभग तय हो गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु का 59 साल पुराना एक रिकॉर्ड भी टीवी के नेता जोसेफ विजय ने तोड़ दिया है, जिन्हें के तलपति विजय के नाम से भी जाना जाता है। उनका असली नाम है जोसेफ विजय। अब ये स्क्रिप्ट क्या है? वो है खैरात की राजनीति। यानी कोई भी पार्टी अगर अच्छा नेता, अच्छा अपना संगठन बनाकर खैरात की राजनीति कहीं करती है और खासकर नए नए लोगों को लेकर खैरात की राजनीति करती है, तो निश्चित ही जनता का समर्थन उसे मिल जाता है। क्योंकि हमारे देश में जो ज्यादातर वोटर हैं वो मुद्दों पर नहीं, अपनी समस्याओं पर नहीं, बल्कि इस बात पर वोट देते हैं कि उन्हें वो पार्टी क्या देने जा रही है। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल तक पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि यह मामला तो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने भी आज तक इस मुद्दे पर कोई कड़ा कानून नहीं बनाया है। यही वजह है कि खैरात की राजनीति की वजह से इस तरीके से वोट प्रभावित होता आ रहा है, इस तरीके से सरकारें बनती आ रही हैं। हालांकि विजय को, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, कि पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने 59 साल के उस रिकॉर्ड को जरूर तोड़ दिया है जिसमें तमिलनाडु में 59 साल से केवल 2 पार्टियों के पास ही सत्ता थी, या तो डीएमके के पास
या एआईडीएमके के पास। पहली बार है 59 साल बाद कि तमिलनाडु की सत्ता इन दोनों ही पार्टियों के पास नहीं है, और इन दोनों पार्टियों के जो कुल सीटें हैं विधानसभा में 106, उससे 2 सीट ज्यादा लेकर आई है वो पार्टी जो 2 साल पहले बनी है, और उसी स्क्रिप्ट पर उसने नई कहानी, मतलब नए तरीके से पुरानी कहानी को अभिनय करके लोगों तक पहुंचा दिया है। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये चमत्कार है, ये बहुत बड़ी एक विजय है, लेकिन देखा जाए तो ये विजय उतनी बड़ी नहीं है जितनी केजरीवाल की दिल्ली में हुई थी या फिर एनटीआर की आंध्र प्रदेश में हुई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 बड़ी पार्टियों को, जो कि सत्ता को बारी बारी से भोग रही थी, उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है, और वो आगे जाकर एक गठबंधन सरकार तमिलनाडु में बनाने जा रहे हैं। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो खैरात जो विजय की पार्टी ने तमिलनाडु के लोगों को ऑफर की थी। इसमें महिलाओं को या फिर कहें कि बहुओं को 8 ग्राम सोना देने की बात की गई थी। 60 साल से कम उम्र की परिवार की एक महिला को 2500 रुपए महीने देने की बात की गई थी। स्टूडेंट को यहां पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, और एजुकेशन लोन के तौर पर 25 लाख रुपए ऑफर करने की बात है। यानी आप देखें तो एक परिवार को लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तो एक तरह से मिलेगा, 25 लाख तक का लोन मिलेगा। और यही वजह रही कि जोसेफ विजय की पार्टी ने 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीटें हासिल कर ली बड़ी आसानी से। अब आप कहेंगे कि इसमें बुराई क्या है? बुराई इसमें यह है कि ये जो 8 ग्राम सोना हर बहू या हर महिला को देने की बात की गई है, 2500 रुपए महीने जो देने की बात की गई है, ये कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये बात कोई पार्टी नहीं करती है। और ऐसा नहीं है कि विजय ने ये पहली बार किया है, तमिलनाडु की राजनीति में ये पहले से होता आ रहा है। मोटरसाइकिल से लेकर टीवी, फ्रिज, सोने की चेन, बहुत सारी चीजें इसी तरीके से वहां हर चुनाव में दी जाती रही हैं। और अब ये जो बीमारी थी वो उत्तर भारत में भी पूरी तरीके से आ चुकी है। हरियाणा चुनाव में सभी पार्टियों ने महिलाओं के लिए एक मुश्त धनराशि की घोषणा की थी, दिल्ली में भी वही हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 1500 रुपए महीने दे रही थी। अब लगभग हर विधानसभा चुनाव में हर पार्टी की कोशिश ये होती है कि महिलाओं के लिए एक मुश्त सैलरी कह लो या ऑनरेरियम कह लो, कुछ भी कह लो, वो देने की घोषणा वो लोग करते हैं। और इस सब का जो असर है वो सीधे तौर पर राज्य के खजाने पर पड़ता है। राज्य के खजाने खाली हो जाते हैं, राज्य पर कर्जा बहुत हो जाता है, और बाद में फिर ये राज्य सरकारें इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए केंद्र से मदद मांगती हैं, और कई बार तो कोर्ट का सहारा लेने भी पहुंच जाती है। पंजाब की सरकार भी इस मामले में भुगत चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आई थी तो वहां भी उन्होंने इसी तरीके के वायदे किए थे, और बाद में उन्हें लोगों की सैलरी रोकनी पड़ी, तमाम हथकंडे अपनाने पड़े। वास्तव में अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये एक साफ तौर पर रिश्वत है, लेकिन इसको रिश्वत नहीं माना जा रहा है। यानी इन पार्टियों के पास न तो सिद्धांत है, न अच्छे नेता है, और न ही जनता की समस्याओं से इनका कोई लेना देना है। ये पार्टियां सिर्फ अच्छी तरीके से अपनी जो खैरात है, अपनी जो रिश्वत है, उसको देने के अपने मैसेज को जनता तक पहुंचा देती हैं, और जनता इन्हें वोट दे देती है। लेकिन अगर देश हित में देखा जाए तो इस खैरात की राजनीति पर रोक लगनी चाहिए। अगर इस खैरात की राजनीति पर रोक लग जाएगी तो फिर जनता अपने हित के लिए काम करने वाले लोगों को चुनेगी, न कि उन लोगों को चुनेगी जो उसे 8 ग्राम सोना दे रहे हैं, 2500 रुपए महीने दे रहे हैं, या इस तरीके के दूसरे जो वायदे किए जाते हैं वो दे रहे हैं।
क्योंकि सरकार का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है अपराधियों को दंड देना। दूसरा काम होता है अच्छे तरीकों से राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए धन का अर्जन करना। लेकिन कोई भी पार्टी इस पर कभी भी अपने घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं कहती है। किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में आप ये नहीं देखेंगे कि हम पुलिस को सुधार देंगे, लोगों को न्याय दिलाने में काम करेंगे और जो अपराधी हैं उनको दंडित करने का काम करेंगे, या जो दूसरे ठग हैं या और अन्य जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने का काम करेंगे। उन्हें पता है कि इससे वोट नहीं मिलेगा। वोट तो जनता पैसे के बदले में ही देगी या लालच के बदले में ही देगी। बिहार के चुनाव हुए थे, वहां भी यही सब देखने को मिला था। और अब तो ये हर विधानसभा चुनाव का एक जरूरी फैक्टर बन गया है कि पार्टी कोई भी हो, नई हो या पुरानी हो, वो जनता को लालच देने का, खैरात देने का वायदा जरूर करेगी। चाहे वो पार्टी अच्छा प्रशासन चला रही हो दूसरे राज्यों में, चाहे उसका प्रशासन या उसके वायदे, उसके सिद्धांत दूसरी पार्टियों से बेहतर क्यों न हो, फिर भी उन्हें पता है कि केवल बेहतर प्रशासन या बेहतर नेताओं के बल पर, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के बल पर वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए जनता को खैरात की रिश्वत तो देनी ही पड़ेगी। और ये जो खैरात की रिश्वत है, ये किसी भी तरीके से न तो राष्ट्र के हित में है, न समाज के हित में है, न नागरिकों के हित में है, किसी के भी हित में ये नहीं है। उसके बावजूद पिछले 44 सालों से ये चल रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर एनटीआर ने 1983 में यह शुरू किया था और अब 2026 आते आते जोसेफ विजय की पार्टी को इसी रणनीति के आधार पर, इसी स्क्रिप्ट के आधार पर एक तरीके से सत्ता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आप चाहते हैं कि यह खैरात की राजनीति इसी तरह से चलती रहे, या इस खैरात की राजनीति का अंत होना चाहिए? जय हिंद, जय भारत।